मरान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। औरत का मुआशरे में मकाम, और जब बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाती है, बीवी बनती है तो शौहर का आधा दीन मुकम्मल करवाती है, और जब माँ बनती है तो जन्नत उसके कदमों तले रख दी जाती है। औरत का क्या मकाम है, और वो ख़वातीन जो मुआशरे में अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने अच्छे काम से लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर आगे बढ़ती हैं, तो फिर पूरी कौम उनके साथ होती है, सबकी दुआएं उनके साथ होती हैं। ऐसी ही पर्सनालिटी आज हमारी मेहमान है कैप्टन तराना। कैप्टन साहिबा, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह आपका कैप्टन तराना वेलफेयर ट्रस्ट भी है, आप लोगों की हर तरह से इमदाद करने की कोशिश करती हैं। अमूमन लोग सुपरवाइज़ करते हैं, मगर मेरी मालूमात के मुताबिक आप खाने बनाकर लोगों में बहुत खुफिया तरीके से तकसीम कर रही होती हैं, कि ये नहीं कि मीडिया उस चीज़ की कवरेज करे या आप उस चीज़ की तशहीर करें, ये मुसलसल आपकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है, तो आप उस चीज़ को लोगों के सामने क्यों नहीं लेकर आते? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, खाने मैं बनवा के बना नहीं सक रही होती हूँ जी, लेकिन बनवा के काफ़ी तादाद में आप तकसीम करती हैं। तो वो एक्चुअली मैंने ये इस तरह से किया कि देखिए, जिस वक्त ये कोविड-19 का ये प्रॉब्लम आई, तो उस वक्त लोगों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट की। सब लोग कर रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट, हम भी ज़ाहिर उसमें से कर रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ मैंने ये नहीं देखा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए करूँ, तो मैंने जो है, क्योंकि मैं ज़ाहिर इंसानियत के लिए करना चाह रही हूँ, तो मैंने खाना बनवा के मैंने क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी भिजवाया, मैंने हिंदुओं में भी भिजवाया। आई मीन जहाँ जहाँ मेरे ताल्लुकात थे उन लोगों से, ज़ाहिर आप जब एक जगह रहते हैं सब लोगों से आपके ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में आप उसकी उम्मती हैं, बल्कि हम सब उनके उम्मती हैं जो रहमतुल लिल आलमीन है, सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। बेशक रहमतुल लिल आलमीन। तो इस वजह से फिर मैंने उन लोगों को भी ये किया। और मैं नहीं समझती हूँ कि जब आप किसी को खाना दे रहे हैं या कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसकी तस्वीरें लगाएं और इसको चीज़ें करें, तो वो मैंने ये मतलब मुझे बेहतर नहीं लगा, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो और कोई ऐसी चीज़ें नहीं की। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी दे रही हूँ और उसी तरीके से हम ये कर रहे हैं। अभी मेरे जो एक वी केयर ह्यूमैनिटी है, उन्होंने मुझे कहा है कि वो उनकी तरफ से मैं कुछ लोगों को दूं, तो उसके लिए मैं अगर मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे इंटरनेशनली भेजना होगा, तो शायद मैं करूं। अदरवाइज़ मैं जो कैप्टन तराना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, अपने हॉस्पिटल रिदा मेडिकल सेंटर की तरफ से जो भी हम खाना बनवाते हैं, और जो लोगों को, बिलीव मी, मैं खुद अपनी गाड़ी में पीछे रख के, और मैं मुझे मालूम है, इसलिए मैंने ये सवाल किया। मेरे पास सवाल था नहीं कि मैंने खुद ऐड किया था, क्योंकि मैंने खुद देखा है ये चीज़ आपकी। तो वो मैं अपनी गाड़ी के पीछे जो ना राशन और वो सब रखती हूँ, और मैं चलते चलते, और बिलीव भी मैं सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे नहीं पता किसको ज़रूरत है, बस मैं गाड़ी चला रही हूँ, जहाँ पे मुझे वो बंदा नज़र आना मैं वहीं पर ही दे दूँ, और मैं देती चली जाती हूँ। मैं उससे कहती हूँ उठा लो पीछे से, क्योंकि ज़ाहिर इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि मैं रुक के लोगों को नहीं दे सकती हूँ, तो मैं बस पीछे होती हूँ, मैं कहती हूँ जी पीछे से उठा लो, पीछे से उठा लो। ज़ाहिर वो एक गाड़ी मेरी खुली हुई है पीछे से, आपको पता है, तो वो मेरे लिए ज़रा आसान हो जाता है। तो वो मैं वाकई में इसी तरीके के काम कर रही हूँ, और मैं चाहूँगी आप सब लोगों से कि आप सब भी हमारा साथ दें, और ये बहुत ज़ाहिर नोबल कॉज है। और मैं ये चाहती हूँ कि इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स बताते नहीं हैं, वो बिलीव मी घर में सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं, और आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो आपके बराबर में बैठे होते हैं, और उनको लोगों को नहीं पता होता कि उनके घर में क्या चल रहा है। मैंने इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से, बहुत तरीके से मालूमात कराई, और फिर मैंने उन लोगों को फोकस करके, उन लोगों को मैंने वो हेल्थ कार्ड्स दिए, जो वो लोगों ने उन हेल्थ कार्ड से वो लो कॉस्ट ग्रॉसरी ख़रीद सकते हैं। ज़ाहिर है वो ये नहीं कर सकते हैं कि लाइन में लगकर किसी के साथ करें, ज़ाहिर है हर एक की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, वो नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ उनको कम पैसों में देंगे तो वो बहुत खुशी से आके ख़रीद के लेकर जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, वो हम उन लोगों को जानते हैं जिन लोगों को ये ज़रूरत है, उनको हम तोहफ़तन भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि इंसान ये समझे कि ये ज़कात दिया जा रहा है, खैरात। लेकिन जो आप लोगों की तरफ से डोनेशंस आते हैं, आएंगी या आ सकती हैं, वो बहुत सारे लोगों की बहुत तरीके से हेल्थ वाइज भी हेल्प कर सकते हैं, और लाइक फाइनेंशियल वाइज भी। मैं लोगों के घरों में, आई एम सॉरी, मैं ना पाकिस्तान को भिखारी नहीं बनाना चाहती कि मैं उनको हर चीज़, मतलब यू नो रीमा, होता ये कि लोग ना फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं कुछ लोग। मैं ये चाहती हूँ कि उन लोगों को मैं कुछ इस तरह से करूँ कि फैमिली में से किसी एक बंदे को लेकर उसको मैं ऐसी कोई जॉब करवा दूँ या कोई ट्रेनिंग करवा दूँ, ताकि वो अपने घर के 5 लोगों को सपोर्ट कर सके।
ऐसी भी मैं काम कर रही हूँ, लोगों को मैं जॉब्स भी करवा के दे रही हूँ, बाहर भी भेज देती हूँ। किसी को अगर कोई ऐसी वो होती है प्रॉब्लम्स तो मैं बाहर भी भेजती हूँ। लेकिन क्या है, जो जेन्युइन लोग होते हैं उन सब के लिए, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की मदद बहुत करनी चाहिए, और आप सबको चाहिए कि आप हमें हमारा सपोर्ट करें। और मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा है, ये मैं पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में ये बात कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारा साथ दें। जी बिल्कुल, लोग आपका साथ देंगे। और शारिक साहब, इस हवाले से आप क्या ऐड करना चाहेंगे, जो ये काम कर रही हैं, कितनी मोटिवेशन मिल रही है ख़वातीन को कि वो भी इस प्रोफेशन के अंदर भी आएँ और अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को कैसे बैलेंस करके चल सकती हैं? ये तो इंटायरली डिपेंड करता है कि आप में अपने अंदर क्या चीज़ है। ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसी हैं बहुत से ख़वातीन मौजूद हैं जिनके अंदर मौजूद है ये बात कि वो इनहेरेंट तरीके से वो लोगों की मदद भी करना चाहती हैं, अपने प्रोफेशनल की तरह लेके चलना चाहती हैं, और फिर उसमें बैलेंस कायम रख सकती हैं, क्योंकि इसमें बैलेंस की बड़ी ज़रूरत होती है एक्चुअली, कि कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा या कोई चीज़ कम ना हो जाए। दोनों सूरतों में नुकसान है। अगर आप एक तरफ चली गई, अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया आपने या मिनिमाइज़ कर दिया, तो वहाँ पे भी आपको नुकसान होगा। अगर आप सिर्फ प्रोफेशनल की तरफ लगी रहीं और आप चाहती हैं कि लोगों की मदद भी हो और उसको आपने छोड़ दिया, तो वो वहाँ पे भी होगा। तो इन दोनों को साथ लेके चलना दो के मुश्किल काम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान उस पहराए में आ जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन शारिक आपका, आप तशरीफ़ लाए। कैप्टन तराना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी और मेरा ख्याल में पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। जो अच्छा काम आप कर रही हैं, अल्लाह इसमें आपको बहुत कामयाबियाँ अता करे, और डेफिनेटली लोग आपके ट्रस्ट को अपनी ज़कात और जिस हवाले से भी लोग हेल्प करना चाहें ज़रूर करेंगे। कैप्टन तराना वेलफेयर ट्रस्ट को हम इजाज़त लेंगे आप दोनों शख्सियात से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आप लोगों से मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद पुरअज़्म पाकिस्तान में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बाराने रहमत। बाराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन बाराने रहमत में शामिल प्रोग्राम पुरअज़्म पाकिस्तान आज टीवी और वफाकी वज़ारत इत्तलात की मुश्तरका काविश से तरतीब दिया गया है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी। और हुकूमत पाकिस्तान ने इस वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन समेत बहुत मुअस्सर इक़दामात करने की कोशिश भी की है। इस हवाले से मीडिया का किरदार भी बहुत अहम है। मीडिया ने हुकूमती इक़दामात पर अवाम में शऊर आगही के हवाले से प्रोग्राम नशर किए। हमारा प्रोग्राम पुरअज़्म पाकिस्तान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन किया, शहरियों को घर रहने की हिदायत की। मीडिया ने भी अपनी ज़िम्मेदारी का भरपूर सबूत देते हुए ज़बरदस्त किरदार अदा किया। इंतज़ामिया की हिदायत आवाम तक पहुँचाई। इस वायरस के फैलाव को रोकने और समाजी फासले इख्तियार करने के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आगही पैदा करने की कोशिश की और मुसलसल की जा रही है। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उमैर नासिर साहब, जो एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत नुमाया नाम है। और इनका एक और तारुफ कराती जाऊँ कि ये हालिया इन्होंने एक दो जो कमर्शियल डायरेक्ट किए हैं, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है हमारी सोसाइटी पर छोड़ा है। उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट, हम सब की बहुत ही हद दिल अजीज़ शख्सियत हारून रशीद साहब हमारे साथ होंगे, और पेशावर से हमारे साथ होंगे सीनियर जर्नलिस्ट महमूद जान बाबर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम तीनों शख्सियात का कि आप हमारे इस प्रोग्राम पुरअज़्म पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम के आगाज़ में हम एक अवामी सर्वे करेंगे, जिसमें आपसे एक सवाल किया जाएगा और आप इसका जवाब हाँ या नहीं की सूरत में दे सकते हैं। आज का सवाल ये है, क्या मीडिया कोरोना वायरस की आगाही के हवाले से मुस्बत किरदार अदा कर सकता है, हाँ या नहीं? अगर आपका इंतखाब हाँ है तो 1 टाइप करें
और अगर आपका इंतखाब नहीं है तो 2 लिखकर 4473 पर SMS करें। पुरअज़म पाकिस्तान। जी, मैं सवाल को दोबारा दोहरा देती हूँ कि क्या मीडिया कोरोना वायरस की आगाही के हवाले से मुस्बत किरदार अदा कर सकता है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो 1 टाइप करें, और अगर आपका इंतखाब नहीं है तो 2 लिखकर 4473 पर SMS कर दीजिए। आप आज टीवी के ट्विटर और फेसबुक पेज के ज़रिए भी इस सर्वे में शामिल हो सकते हैं। कोरोना वायरस के हवाले से मुस्तनद अदाद-ओ-शुमार और हिदायत के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट covid.government.gov.pk पर भी आप विज़िट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने स्मार्टफोन पर कोविड-19 GOV की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। मेहमानों से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे कराची स्टूडियो में उमर नासिर साहब मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मैं इन्हीं से करना चाहूँगी। जी उमर साहब, पूरी दुनिया में बहुत से लोग कंफ्यूज हैं और ये सवाल करते देखे गए हैं कि क्या आपने अपनी आंखों से कोई मरीज़ देखा है? क्या कोई आपका जानने वाला मुतासिर हुआ है और इसके नतीजे में वो कोरोना की हकीकत मानने से ही इनकारी है? तो ये एक बहुत कंफ्यूजन है। तो हमारे इब्लाग या कम्युनिकेशन में कहाँ पर, किस जगह पर कोई गलती हुई जिसकी वजह से हम आवाम को अभी तक ये आगाही नहीं दे सके कि ये बहुत सीरियस मामला है? जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले एक चीज़ होती है रिकग्निशन, किसी भी चीज़ को पहले इस बात पे यकीन कर लेना कि वो चीज़ मौजूद है आपके सोसाइटी में। और ये हकीकत है कि कोविड-19 जैसी चीज़ इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि हकीकत है। और जो सबसे बुनियादी मसला है वो ये कि शायद हम हकीकत को उस वक्त तक हमें यकीन नहीं आता जब तक हम उसको फिज़िकली एक्सपीरियंस ना करें, या फिर हमें इस बात का यकीन ना हो कि हमने किसी इंसान को देखा है या हम किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जो बीमार हो। यूजुअली जब हमारे यहाँ कोई धमाके होते हैं या कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है जिसमें फ़िज़िकली कोई बड़ा आपको नज़र आता है कि कुछ चीज़ ख़राब हुई है, तो आप फिज़िकली आँखों से देख सकते हैं। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम ये है कि आपका जो 1-to-1 एक्सपीरियंस है वो बहुत कम है लोगों का, जिस वजह से बहुत से शुकूक व शुबहात हैं कि लोगों के दिलों में। अभी भी आप फेसबुक की पोस्ट, मैंने कल ही मेरे पास किसी ने डाला कि एक फेसबुक पोस्ट चल रही है कि किस तरीके से जो है आपका ये है भी या नहीं है, और अगर आपकी फेसबुक लिस्ट में किसी ने को आपने एक्सपीरियंस किया है कोरोना से रिलेटेड, तो वो अगर है तो आप काइंडली उसको मेंशन करें, उसको टैग करें। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा एक हकीकत जो है, ये बाकायदा तौर पे एक हकीकत है। इसकी रिकग्निशन जो है मुख्तलिफ चीज़ों पे मीडिया के हवाले से होना और ज़्यादा आई थिंक बड़े लेवल पर होनी चाहिए। आप लोगों का बहुत आई थिंक मैं हूँ कि आप लोग जिस तरह से आप शो कर रही हैं उसमें आप लोगों ने इसको एक टाइम दिया हुआ है इस चीज़ के ऊपर कि पूरा आपने इसको समझाने के लिए, क्योंकि हर लेवल के और हर तबके के लोग हैं। कुछ सोशल मीडिया के लोग हैं जो कुछ सिर्फ टीवी देखते हैं, कुछ सोशल मीडिया देखते हैं, तो उनको हर लेवल पे इंफॉर्मेशन पहुंचानी ज़रूरी है कि ये कितनी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको पहचानना जानना ज़रूरी है। ये कोई ऐसी हवा में कोई फैली हुई बात नहीं है जहाँ लोगों की इतनी अमवात हो चुकी है दुनिया में। तो इसका मतलब कि इसका हकीकत से कहीं ना कहीं कोई बहुत एक गहरा ताल्लुक है और ये हमारे आसपास मौजूद है, और इसकी हमें प्रिवेंशन के लिए, इससे बचाव के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और मीडिया का जो रोल है वो आई थिंक कि हर सतह पर उसका एक रोल जो है वो बनना चाहिए। एडवर्टाइजिंग में हम लोगों ने कोशिश की कि हम ऐसी कैंपेन्स डेवलप करें जो कि बाकायदा तौर पे जिस तरह से ABCD पढ़ाई जाती है वैसे ही समझाया जाए कि ये क्या चीज़ है, ये क्वारंटीन का मतलब क्या है, तो क्वारंटीन किस चीज़ को कहा जाता है, सेल्फ आइसोलेशन से क्या मुराद है, समाजी दूरी से क्या मुराद है, इसके बारे में बाकायदा की जो डेफिनेशंस उनको बताया जाए। और हम कोशिश करें कि वो सारे एनेक्डोट्स, वो सारी छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में उनको डाला जाए और वाज़े तौर पर डाला जाए ताकि इसकी जो समझ है वो ज़्यादा तौर पर समझ में आ सके। तीसरी चीज़ ये कि आई थिंक जो हमारे यहाँ एक कलेक्टिव कॉन्शियस है, यानी कि हमारा जो समाज जो मुकम्मली तौर पे हम जो समझते हैं कि कोई चीज़ है नहीं और मौजूद नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी वाकई में नहीं है। जिन ख़ानदानों में ऐसी जो हुए, जिनके साथ ये जो इफ़ेक्ट हुए, अगर हम उन तक रसाई हम तक ज़्यादा होती तो शायद लोगों को
یہ سمجھنے میں جاننے میں آسانی ہوتی, کیونکہ اس کا مریض آئسولیشن میں چلا جاتا ہے, اس کے سارے خاندان کو آئسولیشن میں آپ کو رکھا جاتا ہے, تو وہاں تک میڈیا ایکسیس بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہاں تک پہنچنا, اس مریض سے کانٹیکٹ رکھنا. آل تو آپ لوگوں کے شوز میں, پچھلے پریویس شوز میں آئی تھنک کچھ ایسے لوگوں کو آپ لوگوں نے بلایا تھا جو کہ اس سے افیکٹ ہوا اور پھر وہ صحیح ہوئے, لیکن یہ کہ کیونکہ شاید ان تک رسائی ممکن نہیں تھی تو وہ ایمپلیفائی ہو کے لوگوں کے سامنے نہیں آ سکا کہ کتنے لوگ اس سے افیکٹ ہوئے اور کتنے لوگوں کو اس سے نقصان ہوا. تو آئی تھنک کہ سب سے پہلے ریکگنیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آج لاک ڈاؤن کو کھلے ہوئے آئی تھنک 1-2 دن ہو جائیں گے, تو جس طریقے سے وہ سماجی دوری کو ابھی ہم لوگ تھوڑا سا اس سے ہٹ رہے ہیں, مجھے ایسا محسوس ہوا, آتے ہوئے بھی محسوس کیا میں نے. اس آل دو کہ یہ اکنامکس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو واپس سے اس کو ری اوپن کیا گیا ہے, لیکن احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس کی جو احتیاط ہی وہ ایک واحد عمل ہے جو اب تک کا ایک علاج جو ڈیفائن ہوا ہے کہ وہ یہی ہے کہ آپ سماجی دوری اختیار کریں, ماسک کا استعمال کریں, اور جس طریقے سے جو پریونشن ہو سکتی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور جی بالکل آپ نے تفصیل سے بتایا, مگر میں مزید آپ سے سوال کروں گی, مگر میں پہلے تمام دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ فرحان علی وارث اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں اور یہ اب سوال کرنا چاہ رہے ہیں ہارون رشید صاحب سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرحان, پرعزم پاکستان. جی پرعزم پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں سوال کرنا چاہوں گا ہارون رشید صاحب سے. السلام علیکم ہارون رشید صاحب. وعلیکم السلام. اور تمام مہمانوں کو بھی میری طرف سے سلام پہنچے. ہارون رشید صاحب یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پر پھیلی جعلی خبروں نے کرونا کے حوالے سے عوام کو بہت زیادہ کنفیوز کر رکھا ہے. یہ خبریں کیسے پھیلتی ہیں اور ڈیجیٹل اور مین اسٹریم کا آپ کیا کردار دیکھتے ہیں ان جعلی خبروں کی اثر کو زائل کرنے کے حوالے سے اور حقائق کو عوام تک پہنچانے کے حوالے سے؟ جی شکریہ اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دینے کے لیے. میرا خیال میں جو ایک سیلاب آیا ہوا ہے پوری دنیا میں, یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. جو سوشل میڈیا کا پھیلاؤ ہوا ہے اور جس طرح سے پھر اس کا غلط استعمال بھی ہوا ہے اور پھر معلومات کا جو ایک بمبارڈمنٹ بھی ہو رہی ہے, اس سے بھی لوگوں کو جو شکوک و شبہات ہیں وہ زیادہ ہیں, نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلائی جاتی ہے. اور یہ لوگ کون ہیں یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا, لیکن یہ لوگ ہیں, موجود ہیں, اور بڑا اچھے طریقے سے, میں تو یہ کہوں گا کہ بڑے پروفیشنل طریقے سے جس طرح سے وہ ویڈیوز بناتے ہیں یا تصویروں کو ڈاکٹر کرتے ہیں, اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ابہام پیدا کیا جائے. آپ نے کچھ پہلے تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا کنسپیریسی تھیوریز کا کہ جی یہ تو وجود ہی نہیں رکھتا کرونا اور یہ ویسے ہی ایک شوشہ بنا ہوا ہے. تو اس سے متعلق بھی کافی آئی. ہمارے پاکستان تو کافی سفر بھی کرتا رہا. اگر آپ کو یاد ہو کہ پولیو میں کتنا آج تک ہم اپنی 100% عوام کو یہ یقین نہیں دلا پائے ہیں کہ پولیو جو ویکسین ہے وہ واقعی وجود رکھتی ہے اور اس کی ویکسینیشن انتہائی ضروری ہے, اور 100% ویکسینیشن نہیں کروا پائے ہیں. تو یہ ایک نئی وبا آئی ہے پچھلے 10 ہفتے میں. اس نے جس طرح سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور جس تیزی سے انفارمیشن انفلو ہوا ہے اس کے بارے میں. ہارون صاحب ہم یہی تو میرے خیال سے جو آپ سواری ہو رہی ہے اسی میں سوال ایڈ کر لیے گا جیسے آپ نے ذکر کیا, کیونکہ یہ ہم عوام ہی تو ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو میسیجز بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم فیس بک پہ بھی, یعنی کوئی باہر کا طبقہ تو ہوتا نہیں ہے, یہ ہمارے اندر ہی کے تو لوگ ہوتے ہیں. جی بالکل اپنے ہی لوگ ہیں, اور کچھ تو مزے کی خاطر کرتے ہیں, کچھ فارغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے. تو ویسے ہی خود اپنی جو کم علمی ہے, جو ان کو سمجھ آتی ہے کہ شاید گرم پانی پینے سے یا یخنی پینے سے کرونا کا علاج ہو جائے گا, تو وہ اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. پچھلے دنوں برطانیہ میں بھی, جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ترقی یافتہ اور اس طرح کا ملک ہے, وہاں بھی ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ جی میں کاوے کے ساتھ جو ہے کرونا کا علاج کر دوں گا. تو اس طرح کے دنیا میں لوگ بہت ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی علم اور دانش ہے کہ وہ ہر بیماری کا علاج نکال سکتے ہیں. تو وہ بھی اپنی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنا جو علم ہے, جو کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان, وہ والی چیز جو ہے وہ زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس میں میرا خیال میں جو بنیادی رول ہے وہ ہم لوگوں کا ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو فالو نہیں کرنا, ایسے لوگوں کو
ہم نے پروموٹ نہیں کرنا، ان کی چیزیں جو ہیں وہ ہم واٹس ایپ گروپ میں فوراً بغیر دیکھے کہ یہ جینوئن ہے یا نہیں ہے آگے نہیں بھیجنا. جی یعنی جب تک کسی چیز کی تو ہمیں اس چیز کو آگے جی بالکل آگے نہیں، وہ تو آپ کو دین بھی یہی کہتا ہے کہ سنی سنائی بات پہ آپ نے یقین نہیں کرنا، آپ نے جو آتھینٹک چیز ہے وہی کرنی ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ جو ہم صارف ہیں سوشل میڈیا کے، ان کی ایجوکیشن اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ ان کو معلوم ہو کہ کون سی ویب سائٹس ہیں یا کون سے اکاؤنٹس ہیں جو آپ کو جینون انفارمیشن دیتے ہیں، جو آپ کو سالڈ انفارمیشن دیتے ہیں، جو ادھر ادھر کی ہیرسے کی بنیاد پہ آپ کو معلومات نہیں دیتے. تو ان کو پوائنٹ کریں. اور جیسا کہ پہلے ہوا تھا کہ جی بہت زیادہ اگر آپ فالو کریں گے تو اس سے پیسمزم بھی کافی بڑھ رہا تھا. تو صرف ان ویب سائٹس پہ جائیں جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ اچھی انفارمیشن، سالڈ انفارمیشن، ان کو فالو کریں، اور ان کی انفارمیشن پھر اگر آپ کو ملتی ہے تو وہ بھی کریں. لیکن ایک یہاں پہ میں پوائنٹ اور بھی ریز کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے کہا پچھلے 10 ہفتے میں یہ بیماری سامنے آئی، اور 10 ہفتے میں خود سائنس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ڈیل کرنا ہے، یہ کون سی بلا ہے اور اس کو کس طرح سے کرنا ہے. تو میری طرف سے تو جو سوشل میڈیا ہے اور جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو ابھی بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جن ذرائع سے وہ انفارمیشن لیتے ہیں وہ اپڈیٹڈ ہو، کیونکہ کرونا کے بارے میں اب بھی چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں، مسلسل نئی انفارمیشن، نئی ریسرچ، نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو آپ جو ایک ہفتہ پہلے میں نے بات کہی ہوگی شاید وہ ایک ہفتہ بعد ریلیونٹ نہ ہو، تو آپ کو کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا بھی پڑے گا. تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ جو اس کو کہتے ہیں فاسٹ موونگ انفارمیشن ہے، یہ اس وقت سینیریو یہ ہے کہ کرونا سے متعلق بہت جلد معلومات پھیل رہی ہیں. تو ان کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، کہاں سے جینون انفارمیشن آپ کو ملے گی. ایسی بھی ہے جو ریسرچ 4 لوگوں پہ آپ نے ریسرچ کر لی، وہ رپورٹ بن گئی اور اس کو ہمارے میڈیا نے اٹھا کے چلا دیا. اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی. انفارمیشن جو ریسرچ ہے اس کے بھی کچھ کرائٹیریاز ہیں، جب یعنی آپ کی باتوں سے اگر ہم تصدیق ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ، یعنی آپ کی بات نتیجہ نکالیں کہ جو اصول ہے دین کا بھی اور دنیا کا بھی، کہ اگر بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، گاڑی خراب ہو تو مکینک سے ہی پوچھنا ہے، اور اگر کھانا پکانا ہو تو شیف کے پاس ہی جانا ہے. یعنی جو جس کا شعبہ ہے مجھ سے پوچھنا چاہیے. اگر یہ میڈیکل کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، تو بہتر ہے کہ ہم ڈاکٹرز کی رائے پر عمل کریں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا فرحان. میں جی بہت بہت شکریہ. جی بتائیے، آپ اپنی بات مکمل کیجیے، پھر میں سوال کروں گی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہارون صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں اس میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ یہ ایسی وبا آئی ہے جس نے میڈیا کے بھی یا زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے، سپورٹس کو بھی متاثر کیا ہے، اس نے ہیلتھ کو بھی متاثر کیا ہے، اس نے انوائرمنٹ کو بھی متاثر کیا ہے. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو صحافی سپورٹس کی رپورٹنگ کر رہے تھے وہ بھی آج کرونا کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو ان کی بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ ان کو کس طرح سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے کہ کرونا کے بارے میں معلومات کیا ہیں. تو یہ جو صحافی ہیں، ہر بیٹ کا صحافی جو ہے وہ آج کرونا کی رپورٹنگ کر رہا ہے. تو اس میں بھی اس کی اپنی نالج اس کی انہینس کریں گے تو تبھی وہ اس کو اچھے طریقے سے رپورٹ کر پائے گا. جی اس حوالے سے آپ سے ہم جانیں گے. میں محمود جان صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. آپ بتائیے گا کہ صحافی حضرات کورونا کے حوالے سے کوریج کرتے وقت بہت سارے خطرات میں گھرے رہتے ہیں کہ کہیں وہ بھی اس کا شکار نہ ہو جائیں. کیا صحافتی تنظیموں نے اور حکومت مل کر اس فیلڈ میں کام کرنے والے صحافیوں کی حفاظت کے لیے یا اس وبا سے بچاؤ کے لیے کوئی گائیڈ لائنز اور کوئی ایسی آن لائن کریش کورسز کا اہتمام کر رہے ہیں جس سے آپ لوگ کم از کم اس وائرس سے اپنے آپ کو کسی نہ کسی حد تک بچا سکیں؟ سب سے پہلے تو میرا آپ سب کو اور اپنے ناظرین کو سلام. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جیسے لوگوں سے اتنے سنجیدہ فورم پہ بات ہو گئی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک چیز بڑی سمجھنے والی ہے کہ ابھی تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے. میرے خیال میں حکومتوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب حکومتوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہیں. صحافتی تنظیموں کو بھی ابھی تک اس کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئی. وہ ابھی تک انہی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں جو کہ انہیں دنیا بتا رہی ہے کہ انہوں نے کیسے اس سے بچنا ہے. جو عام پبلک کے لیے اس وقت SOPs ہیں وہی صحافیوں ہی کے لیے بھی ہیں.
الگ سے ان کے لیے کوئی زیادہ میں نے ابھی تک کوئی ایسے ریفریشر کورسز نہیں دیکھے جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکوں. ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹریننگ اگر نہ کی جائے تو پھر حالت کیا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے پشاور میں ایک صحافی کی کوئی آپ غلطی کہہ دیں جو بھی کہیں, وہ جب خود اس سے انفیکٹ ہوا تو گئے تو اس کے گھر میں اب کیا حالت ہے آپ دیکھیں. سنا ہے کہ اس کے گھر میں 15 افراد اس کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں. اگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے تو میرے خیال میں اتنی زیادہ بری حالت نہ ہوتی. لیکن ہم ایک تماشبین قوم ہے بیسیکلی. میں ذرا یہ کہنا چاہوں گا, ہم ہر کوئی بم بلاسٹ کے سپاٹ کو جا کے اس جگہ کو بم ڈسپوزل سکواڈ کی ہی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ہر بندہ کرونا کے وارڈ کے اندر گھس کے اسے دیکھنا چاہتے ہیں. میں خود بھی گیا تھا بطور صحافی. میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں لوگوں کو اصل حقیقت دکھاؤں. لیکن اس سے پہلے میں نے اس ایشو کو 4 گھنٹے تک سمجھا. میں نے اس کے لیے ڈاکٹروں سے بات کی کہ میں وہاں جاؤں, کس حد تک جاؤں, کس حد تک دور رہوں, کیسے میں اس کی کوریج کروں تاکہ دنیا کو اصل حقیقت بتاؤں کہ جو متاثر ہو جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. یہ میری ایک پرسنل کوشش تھی جو کہ ہم نے کی, اور اس میں یہ کامیابی ہوئی کہ وہ پروگرام دیکھنے کے بعد میں جس چینل میں پروگرام کرتا ہوں تو خوش قسمتی سے لوگ جب میرا پروگرام دیکھتے ہیں مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے. ایک بندے نے مجھے کال کر کے کہا کہ ہمارے والد صاحب اب ہماری بات نہیں مان رہے تھے کہ ہاتھ دھونا ہے, گھر میں بیٹھنا ہے, آپ نے باہر نہیں جانا, آپ نے گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے. لیکن اس نے مجھے کال کر کے کہا یہی بات جب آپ نے ٹی وی پہ کی اور اس بندے کی زبان میں کی, کیونکہ وہ اب تک جو ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا وہ اس کی اپنی زبان میں نہیں تھے تو اس لیے اس کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا. اس نے بتایا کہ اس کے بعد سے آج تک اس کے والد صاحب اپنے گھر سے باہر نہیں گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کو خود یہ چیزیں اب سمجھنی ہوں گی اور اس کو وہ طریقے اپنانے ہوں گے کہ وہ خود بھی محفوظ رہے اور لوگوں کو بھی محفوظ رکھنے کے طریقے بتائے. ہم نے دہشت گردی میں بھی کوریج کی. ہم نے دہشت گردی کو کور کرتے ہوئے اس سے بچنے کے طریقے خود سیکھے. ہمیں کسی نے نہیں سکھائے تھے. ہم جب بڑا سیلاب آیا 2010 میں, ہم جب ان علاقوں میں جاتے تھے تو ہمیں خود یہ سیکھنا ہوتا تھا کہ ہم ان علاقوں میں کیسے سروائیو کریں گے. وہاں پہ مختلف قسم کی وبائیں پھوٹی ہوئی تھیں. اس کے علاوہ جب دہشت گردی آئی تو جب لوگ IDPs بنے اور گھروں سے نکل کے خیموں میں رہنے لگے, ہم ان کے بھی بیچ میں گئے. یہ کسی نے ہمیں نہیں سکھایا. انسان کو سانس لینا کوئی نہیں سکھاتا, وہ خود سیکھتا ہے. جب اپنے بچاؤ کی بات آتی ہے تو چاہیے کہ بندہ خود جائے اور جب وہاں جائے تو اس سے پہلے بات کو سمجھے کہ وہ جہاں جا رہا ہے وہاں آگ ہے, وہاں موت ہے. تو کوئی اگر اسے سمجھائے گا تو یہ میرے خیال میں اس کی اپنی خام خیالی ہے. ہمیں خود سمجھنا ہے, ہم نے دنیا کو بھی سمجھانا ہے. لیکن جو حکومت کی بات ہے, وہ جو چیزیں باہر سے SOPs آ رہی ہیں وہ ہمیں جو آگے بھیج رہے ہیں, ہماری اپنی تنظیموں کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی کوشش میں نے نہیں دیکھی. جی محمود جان صاحب, آپ بالکل, آپ سے ہم مزید جانے سے اس وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا. بریک پر جانے سے پہلے دیکھیے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا یہ پیغام کرونا وائرس کے حوالے سے. اعظم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کورونا وائرس کے حوالے سے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ کافی دنوں سے سارا میڈیا عوام کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. 4-5 چیزوں کے حوالے سے ذرا سے ذہن نشین پھر کر لیں. ایک تو یہ کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا اور دن میں کئی مرتبہ دھونا. ہاتھ کو چہرے کو نہیں لگانا کیونکہ ہاتھ کے ذریعے, ناک اور منہ کے ذریعے یہ وائرس بدن کے اندر جاتا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا اور ماسک پہننا. یہ چند چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر پاکستان کا اور دنیا کا روٹین بن گیا ہے اور بنا رہے گا. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر, ہمارے ایڈمنسٹریشن کے افسران, ہمارے سیکیورٹی کے لوگ جو خدمت انجام دے رہے ہیں تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تیسری بات یہ کہ جو خیرات کا جذبہ پاکستان کے اندر ہے, پرائم منسٹر کا اپنا فنڈ بھی ہے اور ویسے بھی لوگ جو ڈائریکٹلی لوگوں کے راشن کے حوالے سے, بھوک اور افلاس کے حوالے سے چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ بہت بڑا جذبہ ہے, اس کو آپ جاری رکھیے. چوتھی چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہجوم سے پرہیز کیا جائے. مساجد کے حوالے سے ہم نے SOPs دیے تھے. کل اسمبلی کے اجلاس بھی شروع ہو جائیں گے اور ہر چیز کا معاملہ ایسا ہے کہ SOPs کے ساتھ فاصلہ, سماجی فاصلہ, ماسک,
एहतियात, इन चीज़ों के साथ सारे काम हो सकते हैं, मगर हुजूम से गुरेज किया जाए। मैं इसके साथ साथ ये भी आपको कहना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा मौका है, कौम बन रही है, ये सेल्फ डिसिप्लिन की चीज़ें हैं, हर घर में इसका इम्प्लीमेंटेशन हर मस्जिद में, हर बाजार में नहीं है। तो लिहाजा मेरी अपील पाकिस्तान की अवाम के साथ है कि अगर अवाम तहिया कर लें कि डिसिप्लिन्ड कौम है, हम डिसिप्लिन के साथ चल सकते हैं, ये चीज़ें हम खुद हैंडल कर सकते हैं, तो ये बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान इस मुश्किल से भी निकलेगा, इसका मुकाबला भी कर लेगा और तरक्की याफ्ता कौमों के रास्ते के ऊपर बिल्कुल तैयार रहेगा। शुक्रिया। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। और किस तरीके से उसको हमें फैलाना है कि यार हमें अब कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना है। सेकंड चीज़ ये कि जो कैंपेन्स मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट की सतह पर या पेम्परा को ये चाहिए कि वो बताए जो जितने भी टीवी शोज़ इस वक्त हो रहे हैं, जिसमें गेम शोज़ एक होते हैं, अफ्तारी के बाद लोग देखते हैं वो गेम शोज़, उनके अंदर कहीं 5 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का एक सेगमेंट लाजमी तौर पर इससे रिलेटेड हो, इसकी आगाही से रिलेटेड हो, और वो नॉट इन टर्म्स ऑफ जैसे हम अब सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इवन कि मेरा तो अपना ख़ुद का ख्याल है कि जितनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स अब बन रही हैं उनमें उनको ये वाज़े तौर पर ये थोड़े से इसके जो पैगामात हैं उनको कहीं अपनी ब्रांड को शायद एक स्टेप पीछे रखना पड़ेगा और इस चीज़ को एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एयर टाइम जो है एडवर्टाइजिंग के पास बहुत ज़्यादा होता है और वो बार बार रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन है जो मुस्तकिल चल रही होती है, तो उनके पास वो फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी वो चीज़ें जो वो गवर्नमेंट के साथ मिल के कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं है कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक एजुकेशनल वो चीज़ों पर आ जाएँ, कैंपेन्स बने, डिज़ाइन हो, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें देनी है, इवन कि हाथ कैसे धोना है, एक इवन के सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, बाज़ार में अगर आपने जाना है तो आपने किस तरीके से सुपर स्टोर्स में शॉपिंग करनी है, तो ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जिनको अगर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत एम्पलीफाइड किस्म का होता है, बहुत बड़ा होता है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे कुछ चीज़ें तो हमारे अल्फाज से हम बताते हैं और कुछ चीज़ें बग़ैर बोले, जैसे बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आती हैं जिसमें बग़ैर बोले इंसान पैगाम दे रहा है। जैसे कि अभी मैंने पिछले दिनों जो कैंपेन की थी उसमें कोशिश की थी कि हम उसमें सारी उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें जो सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड हो, कोई भी कैरेक्टर जो है वो आपस में एक साथ बहुत करीब करीब ना खड़ा हुआ हो, और को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया था, कैरेक्टर्स अलग अलग जगहों पर हों, आइसोलेशन में हो, ताकि वो कम से कम एक बुनियादी तौर पर एक बिगर मैसेज दें कि उसमें भी आपको वो करीब करीब आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इवन के। तो उस तरह से आई थिंक कैंपेन्स को ड्राइव करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट लेवल पे ये बताना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आप ये सोच रहे होते हैं लेकिन आप उसको ना कॉन्शियसली वो डिसीजंस नहीं लेते। आप ब्रांड इस वक्त काम कर रही हैं अपनी कैंपेन्स को और सबका फोकस जो है वो कोविड की ही थीम्स के ऊपर है, लेकिन आई थिंक इसको ड्राइव करने के लिए देना पड़ेगा एक छोटा सा एनेक्डोट कि यार ये आप डालें, इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि उसका मैसेज बड़े एम्पलीफाई हो सके, बड़ा हो सके। और हमने ये भी देखा ना कभी कभी इश्तहारात जब बहुत ज़्यादा हिट हो जाते हैं तो उसको भी बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं, तो अगर आप उसके अंदर ये पैगामात छोटे छोटे दे देंगे तो उसको भी लोग फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आई थिंक कि यही इसी को जो है रखते हुए हमें ना अगली भी डिज़ाइनिंग करनी चाहिए ऑफ द कैंपेन्स। और मुझे लगता है कि टीवी चैनल्स पे जो इस वक्त जो गेम शोज़ हैं मुझे वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि अफ्तारी के बाद जो पूरा टाइम होता है उसमें आई थिंक कि वो फ़न एलिमेंट तो है ही, लेकिन उसमें कहीं सेगमेंटेशन डालें, गेम को उसको डिज़ाइन ऐसा कर लें कि उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हो। अच्छा उमैर साहब, ये बताइए क्या आप ये समझते हैं कि हमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी ये इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ को कि जब भी इश्तहार बनाए तो उसमें कोई ना कोई इस हवाले से पैगाम ज़रूर है? मेरा ख्याल है कि इंस्ट्रक्शंस वो जो है वो एक पॉलिसी बनना शुरू हो जाती है, उसका जब जुमला जो है ना उसको बड़ा नेगेटिवली लोग ले लेते हैं कि जी की इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं पीछे से। मेरे ख्याल से उसको ना एज अ क्या कहेंगे कि आप एक राय दे सकते हैं, सजेशन मशवरा है, क्योंकि वो जब सजेशन के तौर पर आता है ना तो वो हर एक को पता हो, इवन के तमाम जितनी टॉप की आपकी एमएनसीज हैं, जितनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, ऑनर भी होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई आप उसको करें क्योंकि राय आई है तो ये ट्रैवल एजेंसी जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है उसके लिए भी ऑनर की बात है, क्योंकि ये कलेक्टिवली ना ये सबको मिल के काम करना है इस पर। और ये नहीं है कि आपको जब कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर, क्योंकि सबको पता है इस वक्त जो चीज़ें ना जो डिसीजन होते हैं वो बड़े, जैसे हारून रशीद साहब ने भी कहा था एवरी 5 डेज़ के बाद एक इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं आ जाती है, आपको नई इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तो वही उसको आप कैसे लेके यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को बार बार सुनाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि वो एक सजेशन के तौर पे आनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल से, ताकि लोगों के दिमाग में ये रहे बात कि हमें ऐसे ऐसे काम करने हैं, उसमें ऐसे मैसेजेस भी हमें इम्प्लीमेंट करनी है, डालनी है।
एक पॉइंट और जी। ऐड करूंगा अगर वक्त है तो, आई थिंक कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त घरों पर हैं, जो कि इस वक्त जिनके पास कैमरे हैं, जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनको चाहिए कि वो जितनी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं छोटे इसकी, वो सोशल मीडिया का उनके पास पूरा प्लेटफॉर्म है, 1 मिनट का, 30 सेकंड का, 1.5 मिनट का, वो छोटी वीडियोस बनाएं, उनको ज़रूर उस पर सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि उससे लोगों को फ़ायदा हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की उमर। महमूद जान साहब, मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। कोरोना वायरस के हवाले से हमारे छोटे शहरों में बहुत सारी साजिशी थ्योरीज जो हैं वो फैल रही हैं और कुछ लोग फैला भी रहे हैं। गांव देहातों में तो लोग इसके वजूद से ही वाकिफ़ नहीं हैं और बिल्कुल इनकारी हैं। क्या इलाकाई ज़बानों में इन रवैयों को एड्रेस करना चाहिए? आप क्या इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मैं थोड़ा सा इस बात को पिछली वाली बात से, मैं नासिर साहब की बात से लिंक करता हूँ। सहाफ़त की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, एडवर्टिज़मेंट भी उसकी एक किस्म है, ख़बर भी उसकी एक किस्म है, टॉक शो भी उसकी एक किस्म है और ये नशरियात भी उसकी एक किस्म है। इसके लिए जो सबसे आसान जो चीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं तो आसान अल्फाज में उन्हें समझाएं। मेरी माँ ने मुझे सहाफ़त सिखाई थी। मैं आपको ये बात पूरे फ़ख्र से बताता हूँ कि जब मैं एक टीवी पे शो करता था पश्तो ज़बान में, तो एक दिन मैं अपना शो अपनी माँ के साथ देख रहा था तो मेरी माँ अचानक शो छोड़ के उठ के चली गई। तो मैंने कहा, माँ जी बैठे मेरा शो देखें। तो उन्होंने कहा कि बेटा बस तुमने अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दिया, मुझे मज़ीद समझ नहीं आ रही इसकी। उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि अब मैंने वही ज़ुबान बोलनी है जो कि मेरी माँ और मेरी गली महल्ले और जो आम लोगों को समझ आती हैं। असल मसला ये है कि मैसेज जो है वो इस किस्म की ज़ुबानों में कन्वे हो रहा है जो आम लोगों की समझ में नहीं आ रहा। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मादरी ज़बान ही बेस्ट